तो ये सब जैसे हम बात कर रहे हैं पेन पे, और हम इर्द गिर्द सोसाइटी में देखते हैं लोगों की कराहने की आवाज़ें आ रही होती हैं, वो चाहे फैमिली लेवल पे मुख्तलिफ ताल्लुकात की बेस पे होता है, वालिद और औलाद, बेटा बेटी, और जॉब पे अगर देखें तो मुलाजमीन, एम्प्लॉइज़, इवन मैनेजर तक भी रो रहे होते हैं, कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं है, हमें कोई समझ नहीं रहा, और बॉस कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा, बॉस हमारा है ही पत्थर का, और खुशामद की जा रही है और लेग पुलिंग की जा रही है। तो उसमें क्या है कि ये जो लोग रो रहे हैं कि हमारी कोई बात नहीं सुन रहा, हमें कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा, तो इस पे किस तरह लोगों को आप देखते हैं कि किस तरह लोग तकलीफ़ में मुब्तला हैं? सर, आर कवि ने ना जब ये चैप्टर स्टार्ट किए तो उसका पहला चैप्टर था पेन। जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने उसको सिचुएशन हमारे सामने रखी कि ये जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, अनहैप्पी हैं, बेजार हैं, तंग हैं, कुड़ते रहते हैं। यानी यूँ इनको लगता है कि जॉब में रहने वाला वक्त तो गोया ज़िंदा ही नहीं थे ना, हम अज़ाब मुसल्लत था हम पे। और एक ख़ास नैरेटिव सुनने को मिलता है, एक ख़ास तरह के जुमले सुनने को मिलते हैं। मिसाल के तौर पे ये इस इदारे में रह के तो काम हो ही नहीं सकता, क्यों जी, इस इदारे में मसाइल हैं। हालांकि मसले में ही अपॉर्चुनिटी होती है, प्रॉब्लम के अंदर हिकमत होती है। जब आजमाइश आती है तो उसके अंदर ही उस आजमाइश का सलूशन भी होता है। जब कोई मसला आता है तो वो अपने साथ उसका हल भी लेके आता है। और ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, इंसान अल्लाह ताला पे उसकी बसात और औकात से ज़्यादा मुसीबत डालता ही नहीं। वो जो मुसीबत आती है उसकी मसलियत होती है, हम वो समझने की बजाय रोला डाल देते हैं, रिएक्शन करते हैं। तो जो पेन है वो एक्चुअली वो सारी आवाज़ें आर कवि ने हमें सुनवाई हैं कि मेरे साथ तो होता ही बुरा है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, यहाँ तो कोई समझने वाला ही नहीं है, यहाँ तो जो भी कर लो इन्होंने राज़ी होना ही नहीं है। तो आपने किसने कहा है कि आपसे मकसद इनको राज़ी करना है? यहाँ तो हमारे से तो कोई खुश ही नहीं होता। आप इस एजेंडे पे लगे क्यों हुए हैं कि आपने सारों को खुश करना है? आप अपने मकसद को आइडेंटिफाई करके उसके साथ जीते क्यों नहीं हैं? यहाँ पे रह के हम ग्रोथ नहीं कर सकते, हमारी तो यहाँ सैलरी इंक्रीज़ नहीं होती, यहाँ तो हर कोई टांगें खींचने पे लगा हुआ है, मेरा तो दिल करता है कि मैं ये छोड़ दूँ, मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, यहाँ तो इंसान की इज़्ज़त ही नहीं है। और जो आजकल सारे खुद गर्ज़ हैं, जब आपको ये लगता है ना कि सारे मसाइल मेरे अलावा बाहर हैं, इदारे में हैं, बंदे के मिजाजों में हैं, बेशक होंगे, लेकिन ये सोचना इन इट सेल्फ एक मसला है। इस सोचने का तो मतलब है कि मसला सारा उनकी वजह से है, तो गोया मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। यानी आपने जिम्मेदारी से जान छुड़ा ली ना, आपने तब्दीली के जो कैटलिस्ट बनने से आप तो जो है ना हट गए। ये एक पेन की सिचुएशन है। अब इस पेन के पीछे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम को डायग्नोज करने में हम गलती करते हैं, हम अलामात को मसला समझ लेते हैं, हालांकि अलामात के पीछे रूट काज होती है, हमने उसको समझना होता है। जब तक हम रूट को यानी मसले की जड़ पे जाके सॉल्व नहीं करेंगे, ऊपर से आप काट छांट करेंगे, वो पत्ते, वो जड़ी बूटियाँ दोबारा उगाएंगी। तो ये मसला हम कर रहे हैं कि जब हम मसाइल पे बात करते हैं तो हम अलामात पे करते हैं, लेकिन आर कवि ने उसके रूट कॉजेज़ को डिस्कस किया है। इसी को ही आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह बताया कि ना, पेन से आइडिया होता है कि कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल। सिम्टम से पता चलता है कि कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये सिम्टम ज़ाहिर हुई। जैसे कोविड है, तो कोविड एक्चुअली अगर हम उसकी सिम्टम्स, बुखार, इसको ट्रीट करना शुरू कर दें, और इन्फेक्शन है, चेस्ट में हमें ब्रीथिंग के हवाले से प्रॉब्लम है, तो उसको हम ट्रीट नहीं करेंगे, बल्कि उसका एक्चुअल जो वायरस है उसको हम ट्रीट करेंगे, जो असल रीज़न है जिसकी वजह से हुआ। तो इसमें उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बात की कि एक्चुअल रीज़न क्या है सारी प्रॉब्लम्स की। फैमिली में, ऑर्गेनाइजेशन में, कंट्री लेवल पे भी देखें तो लोग बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं। तो एक्चुअल रीज़न ये है कि जो हमारा एक माइंड सेट है ना, इंडस्ट्रियल माइंड सेट है, कंट्रोल माइंड सेट है, तो लोगों को हमने कंट्रोल करके रखना है और हमारी मर्ज़ी के मुताबिक काम करें, और हमारी ये ख्वाहिश होती है कि लोगों को रिवार्ड दे के काम करवाएं और पनिश देकर काम करवाएं, और इनकी इस्लाह पनिश के ज़रिए किए जाए। एक्चुअल जो इसके पीछे माइंड सेट है वो ये है कि इंसान को ट्रीट किया जा रहा है मशीन के तौर पर, एक थिंग के तौर पर, और इसका ना कोई जहन है जो सोचता है। इंसान को कहते हैं ख़बरदार, तुमने कोई बात की तो तुम्हारे पास आइडिया कहाँ से आया, हम जो कहते हैं वही करो। और दूसरे नंबर पर
ये चूँकि मशीन है तो इसके अंदर कोई मोहब्बत, कोई रिस्पेक्ट, कोई इज़्ज़त, इस तरह की कोई चीज़ ही नहीं है। तो इसको क्या ज़रूरत है रिस्पेक्ट देने की, इसको प्यार से बुलाने की क्या ज़रूरत है, इसको शफ़क़त की, मोहब्बत की, अदब की क्या ज़रूरत है। और तीसरे नंबर पर जो इसको प्रॉपर पे नहीं किया जा रहा होता एक्चुअल, कि इसको समझा जाता है कि मशीन है तो मशीन को कोई ज़रूरत होती है सोने की, जागने की, इसकी कोई खुशी गम और इसके कोई औलाद, कोई इसके लिए ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका प्रॉपर पे भी नहीं किया जा रहा होता और ना ही इसकी कोई डेवलपमेंट, कोई कंट्रीब्यूशन है उसको ऑन किया जा रहा होता है। तो असल प्रॉब्लम यही है कि लोगों का जो एटीट्यूड है, लोगों का जो थिंकिंग स्टाइल है, लोगों का जो बिलीव है, लोगों का जो पैराडाइम है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है कि इंसान एक चीज़ नहीं है बल्कि एक होल पर्सन है, जिंदा रूह है। तो इस पे आप क्या कहते हैं? सर बड़ा खूबसूरती से आपने उन चीज़ों को डिस्कस किया। यानी पहली बात जो आप डिस्कस कर रहे थे वो ये है कि जब आप बंदों को बंदा समझने की बजाय कमोडिटी समझेंगे, कोई आइटम समझेंगे, चीज़ समझेंगे, ये उसकी तौहीन है। ये ज़्यादती है इंसान के साथ कि आप उसे चीज़ की तरह ट्रीट करें। मैनेज चीज़ें की जाती हैं, बंदे नहीं। जब आप एक बंदे को चीज़ समझेंगे कि इसको वहाँ रख दो, इसको वहाँ लगा दो, इसको वहाँ भेज दो, इसको वहाँ ट्रांसफ़र कर दो, ये देखे बगैर कि उसका एहसास कुचला जा रहा है, ये देखे बगैर कि वो काम उसके टैलेंट से रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, ये देखे बगैर कि वो उस काम को मीनिंगफुल समझता ही नहीं है अपने लिए, ये देखे बगैर कि उस आदमी की इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, उसका पोटेंशियल क्या है, उसका टैलेंट क्या है, उसका पैशन क्या है, उसकी अप्रोच और विजन क्या है, वो किस सतह का आदमी है, उसको कहाँ लगाना है। आप भेड़ बकरी की तरह उसको जहाँ चाहे हाँक के ले जाएंगे तो आपके इदारे को उसका क्या फ़ायदा हुआ? नहीं फ़ायदा होगा। बंदा आपसे बेवफा हो जाएगा, उसको क्या फ़ायदा हुआ? उसको आपने बिल्कुल यानी आउट ऑफ मार्केट कर दिया। तो एक तो जब आप बंदों को चीज़ों की तरह ट्रीट करेंगे तो उसके कुछ नुकसानात होंगे। उसका नुकसान ये होगा, वो अपनी इंसल्ट फील करेगा, वो वैल्यूएबल फील ही नहीं करेगा। उसका नतीजा क्या होगा कि वो आपके साथ बेवफाई करेगा। वो दिल नहीं आपको देगा। आप उसकी बॉडी तो इदारे में रख लेंगे, वो 8 से 5 बैठा रहेगा, लेकिन उसका दिल इन्वॉल्व नहीं होगा। उसका दिमाग आपके इदारे के बारे में सोचने के लिए नहीं इस्तेमाल होगा। जब उसका दिल इदारे में नहीं होगा तो वो इदारे के बारे में सोचेगा भी नहीं। दिल जीतने के लिए आपको उसको चारों सतह पे बाकायदा ट्रीट करना पड़ेगा। आपको उसे होल पर्सन पैराडाइम में लेना पड़ेगा कि इसका दिमाग भी है। आप उसके दिमाग के इक्विवेलेंट आके उसके साथ बातचीत करेंगे, आप उसके आइडियाज़ को, उसके क्रिएटिव एक्सपीरियंस को मौका देंगे कि वो फ्लरिश हो। उसका दिल भी है, जहाँ उसको ट्रीट किया जाएगा इज़्ज़त के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, आनर के साथ, एहसास का लिहाज रखते हुए बात की जाएगी तो वो ऑनरशिप फील करेगा, इदारे को ऑन करेगा, वो अपनी इनपुट देगा, अपना वक्त गुजारेगा। आप उसको उस काम पे लगाएं जो उसके लिए मीनिंगफुल है। वो वक्त के एहसास से बढ़ के वहाँ पे काम करेगा और उसके बदले में जब उसको पे किया जा रहा होगा इक्विवेलेंट, तो वो फिर अपनी इनपुट उसके हिसाब से वो खुद ब खुद बढ़ा देगा। तो एक तो ये पॉइंट जो आपने अभी शेयर किया कि बंदों को चीज़ों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। मतलब बंदे कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना कि आप उनको रख के उनकी सेल लगा रहे हैं, आप उनको बेच रहे हैं, आप उनको ट्रीट कर रहे हैं कि अब मेरा दिल भर गया तो तुम दफ़ा हो जाओ, अब मैं बेजार हो गया हूँ, तुम अपनी शक्ल ना दिखाओ मुझे, तुम यहाँ से चले जाओ। ये सलूक मतलब ना चीज़ है ना कि घड़ी नहीं पसंद उठा के मारी, नहीं पसंद रिप्लेस जो कर दी। तो बंदों के साथ जब हम ये सलूक जो करते हैं तो फिर हमारे इदारे को वफ़ादारी नहीं मिलती। जब इदारे को वफ़ादार बंदे नहीं मिलेंगे फिर आप खुद इनसिक्योर हो जाएंगे, हर एक पे शक करेंगे, हर एक की मॉनिटरिंग करेंगे, हर एक को वॉच करेंगे, आप हर एक के पीछे भागेंगे, हर एक को थ्रेट फील करेंगे। यानी रादर दैन कि वो एक इम्पॉर्टेंट और इंटेग्रल पार्ट हो इदारे का, वो आपके लिए थ्रेट बना रहेगा। आप छोटी जंग में चले जाएंगे, अना की जंग में चले जाएंगे, ज़िद की जंग में चले जाएंगे, वो एक हार जीत की जंग आपस में लगा लेंगे और बड़े मकसद जो हैं वो इग्नोर हो जाएंगे। आमतौर पे अगर हम देखें ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ तरह के मॉडल्स चल रहे होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है वो इंसान को थोड़ा ऑन करती है, मशीन से निकल कर तो एक पहलू ऑन कर लेती है। एक पहलू को जब ऑन करती, कहते हैं प्रॉपर पे तो कर रहे हैं, वो अच्छा पे कर रहे होते हैं, वो अच्छी सर्विसेज दे रहे होते हैं, बॉडी लेवल पे जो उसकी नीड्स हैं प्रॉपर पे की शक्ल में वो दे रहे होते हैं। जबकि ना कभी उससे राय लेंगे, अगर राय देने की कोशिश भी करे तो तुम्हें ज़्यादा पता है,
तो उसके आइडियाज़ को नहीं लेते, मीन कि उसके माइंड को इग्नोर कर देते हैं, उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही होती। जब रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही तो वो अपना दिल नहीं देगा इदारे को, ना वो दिल से काम करेगा, उसको मसलसल मॉनिटर करना पड़ेगा। तो हम ये समझते हैं एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरह की होती है कि सिर्फ बॉडी पे फोकस होता है, पे फोकस होता है, मगर माइंड आइडियाज़ को इग्नोर किया जाता है, हार्ट लेवल पर उसकी रिस्पेक्ट को इग्नोर किया जा रहा होता है, और सोल लेवल पर उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है उसको इग्नोर किया जा रहा होता है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक स्टेप इससे ऊपर है। ऑर्गेनाइजेशन फैमिली भी हो सकती है, फैमिली लेवल पे भी पेरेंट्स और जो बच्चे हैं इनके दरमियान में रिलेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन जो कुलीग्स हैं किसी ख़ास ऑब्जेक्टिव पे काम कर रहे हैं, या एक इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन इदारे जो काम कर रहे होते हैं, स्कूल है, ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह की मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स पे काम कर रहे होते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन एक स्टेप और आगे जाती है तो वो प्रॉपर पे भी करती है जो उसकी नीड है, जो नीड के मुताबिक। अगर उसकी नीड एड्रेस नहीं हो रही तो प्रॉपर पे नहीं है, उसकी ज़रूरियात के मुताबिक उसको पे किया जा रहा होता है। दूसरे नंबर पर उसकी आरा को, राय को, आइडियाज़ को भी लिया जा रहा होता है, मगर उसको रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही होती, उसको इंसल्ट दी जा रही होती है, और इससे जो है वो इदारा उसका जो दिल है, उसका जो प्रॉपर कंट्रीब्यूशन है, 100% कंट्रीब्यूशन नहीं लेता। तो इस पे आप क्या कहते हैं कि अगर तीसरा जो मॉडल है जिसमें वो उसके हार्ट को भी ऑन करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट को भी ऑन करते हैं, तो इस तरह के इदारों में कैसा सिनेरियो होता है? सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो आपने बात जहाँ से शुरू की थी वो बड़ा एक की पॉइंट था कि इदारे अपनी ग्रोथ में बंदे कुर्बान कर रहे होते हैं। आपने ग्रोथ का वो मॉडल बनाना है जिसमें बंदा भी इदारे के साथ ग्रो करे। इदारा ग्रो कर रहा है, बंदा कंज्यूम हो रहा है, बंदे को आप खाए जा रहे हैं, बंदा मिसयूज़ हो रहा है, बंदा एक्सप्लॉइट हो रहा है, बंदा हर्ट हो रहा है, बंदे की कॉन्फिडेंस तबाह हो रहा है, बंदे के टैलेंट को जंग लग रहा है, सिर्फ आपका इदारा बढ़ रहा है। बंदा कोई मशीन का पुर्जा तो नहीं है ना कि ये आप चेंज कर दें, ख़राब हो गया। बंदे ने भी फलना फूलना था, माइंड की सतह पे भी उसे ग्रो करवाना था आपने, उसका आइडिया की सलाहियत, एक्सपोजर दिलवा के, इज्जत दे के भी उसका कॉन्फिडेंस बहाल रखना था, उसे एक यानी एक अच्छी फीलिंग के साथ वो काम जो करता, एक मुतमईन आदमी के तौर पे वो इदारे में आता कि मैं भी कोई यानी एक अहम जुज़्व हूँ इदारे का। उसको हर्ट करने का नतीजा ये था कि उसके अंदर एक यानी इन्फीरियरिटी पैदा होती रहे, एक डिवैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट आता रहे वगैरह वगैरह। अब जो मॉडल आपने डिस्कस किया कि जहाँ पे इन सारे पहलुओं को कैटर किया जाता है, देखें जब आप एक आदमी को उसकी सर्विसेज के मुताबिक पे कर रहे हैं, ठीक हो गया, उसकी पे न होने की रीज़न ख़त्म हो गई। जब आप उसकी बात को तवज्जो से सुनते हैं, उससे मोरल अथॉरिटी देते हैं कि वो कह सके, गिला है तो कर सके, सवाल है तो पूछ सके, एहतसाब है तो वो ले सके, वो ओनरशिप फील कर सके, वो इन सारे मामलात में अपना, जब उसे आप अपनाइयत का एहसास दिल के लेवल पे दे रहे हैं, उसके ख्यालात को इज्जत मिल रही है, एक्नॉलेजमेंट मिल रही है, प्लेसमेंट मिल रही है, फिर वो सोचेगा, वो समझेगा, वो दिल इन्वॉल्व करेगा, वो दिमाग इन्वॉल्व जो करे, फिर वो जिस काम को बामानी समझता है, मीनिंगफुल समझता है, आप उससे वो करवा रहे हैं, वो लगन से करेगा, जज्बे से करेगा। सर जिस काम को आप बामानी नहीं समझते, आप कहते की करना है, छोड़ो परे, आपसे वो फॉर्म फिल करवाए जा रहे हैं जो किसी ने पढ़ने ही नहीं है, और आपको कही जा रहे हैं या फिल करके जाएं, आप बेजार हो जाएं। जब इन चारों पहलुओं में से यानी कि स्पिरिट के लेवल पे ये पहलू के आप से मीनिंगफुल काम नहीं लिया जा रहा, या अनप्रिंसिपल्ड वे में या गैर अखलाकी तौर पे वो काम करवाया जा रहा है, फिर भी जो चांस है कि आप वहाँ नहीं रहेंगे। दूसरी बात, आप माइंड के लेवल पे क्या आपकी बात की वैल्यू है कि नहीं है, आपकी राय की वैल्यू है कि नहीं है, दिल के लेवल पे ट्रीट कैसा किया जाता है, आपको इज्जत दी जाती है, अपनाइयत दी जाती है, एहसास आपका किया जाता है, आपके बीमार होने पे कोई आपको मैसेज आता है नहीं आता, कोई पूछने वाला है कि नहीं है। मतलब मशीन का पुर्जे का ये होता है कि ख़राब हो गया, बाहर जो है वो फेंक दो। अब बंदों के साथ यूँ सलूक जो करेंगे, वो 4 दिन बीमार रहा है, आपने पीछे बंदे ही चेंज कर लिया। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन फिर फ्लरिश नहीं करती, ओवरऑल नुकसान होता है। बॉस की मेंटालिटी एक यानी इंडस्ट्रियल माइंडसेट है, जहाँ बंदे कंट्रोल करो, जहाँ उन्हें चीज़ों की तरह ट्रीट करो, जहाँ पे उन्हें जैसा मर्जी सलूक करो, जहाँ इसके नतीजे में फिर क्या होता है, एक और नुकसान, सर यूनियंस बन जाती हैं, फिर धरने और एहतजाज शुरू हो जाते हैं, फिर वो क्लैश बन जाता है, फिर कॉन्फ्लिक्ट जो पैदा हो जाता है, फिर बॉस गिला करते हैं कि हमारे इदारे में हार्मनी पत्नी क्यों नहीं है। ये नीचे से नहीं ख़राब होता,
ये हम ऐसा सिस्टम बना देते हैं जहाँ कॉन्फ्लिक्ट पैदा होना शुरू हो जाता है, जहाँ कंपैरिजन पैदा होना शुरू हो जाता है, जहाँ कंपटीशन पैदा होना शुरू हो जाता है। तो ये सारे मसाइल फिर जन्म लेने लग जाते हैं। अगर इन चीज़ों में से एक भी मिस होगी तो एक्सट्रीम पोजीशन ये है कि वो बंदा बगावत कर देगा या क्विट कर देगा। सारा फैमिली में देख लें, आप सिर्फ उनकी पढ़ाई पे फोकस करें, आप उनके जज्बात को ना सुनें, बच्चों को मुतमईन ना करें, आपकी बातचीत ना हो, आपका ताल्लुक़ ख़राब हो। ताल्लुक़ जहाँ पे ख़राब हो जाए वो इदारा नहीं चल सकता। इदारे में ताल्लुक़ की एक ख़ास खूबसूरती होनी चाहिए जिसमें ट्रस्ट हो। इस तरह के माहौल में फिर क्या होता है, फिर ट्रस्ट नहीं बाकी रहता, फिर दिलचस्पी बाकी नहीं रहती, फिर सारे मामला ख़राब हो जाते हैं। जब आप बच्चे को भी इस तरह ट्रीट करते हैं कि ये हमारी कमोडिटी है, ये कल को हमारा सहारा बनेगा, आप उसको एक ऑब्जेक्ट के तौर पे ले रहे हैं जिसको आप मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं, उसके जज्बों का ख्याल नहीं करते, उसकी इंडिपेंडेंट थाट को फ्लरिश नहीं होने देते, मुआशरे के सारे पैटर्न उस पर थोप देते हैं, उसको फिर कंपटीशन के लिए तैयार कर देते हैं, कंपैरिजन में उलझा देते हैं, वो हमेशा के लिए नाखुश बच्चा पैदा हो जाएगा। वो जब कंपैरिजन करेगा तो आप किसी से तो पीछे होंगे ना, फिर तो आप कभी मुतमईन ही नहीं होंगे। आप किसने कहा है कंपटीशन दूसरे बंदों के साथ लगाया जाता है? वो तो अपनी ज़ात के साथ होता है, अपने कल से अपना आज बेहतर करो। आओ किसने कहा है ओहदे कल ना लो, अपना आज बेहतर करो। बड़ी अच्छी बात की आपने कि आमतौर पे कई पेरेंट्स हैं, उनकी ख्वाहिश होती है और कोशिश होती है कि वो बच्चों को कपड़े अच्छे दें, खाना अच्छा दें, जूता दें, बेसिक सहूलियात जो बॉडी के साथ लिंक हैं, इस पे तो बहुत ज़्यादा फोकस होता है। और हम एनालिसिस भी कर सकते हैं कि हमारी इनकम का कितना हिस्सा उनकी बॉडी की ज़रूरत के लिए वक्फ हो रहा है। अच्छा, फिर पेरेंट्स और इवन ये भी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर कितना हम अपने इदारे में लोगों को, फैमिली लेवल पर बच्चों को कितना इन्वेस्ट करते हैं कि उनका माइंड ग्रूम करें, वो क्रिएटिव हो। हाँ, क्रिएटिव हो। ये हम बस यही समझते हैं कि स्कूल लेवल पर भेज दिया है तो वो वहाँ पे ग्रूम करेंगे। हम पर्सनली कितनी बुक्स ला कर दे रहे हैं, कितनी ट्रेनिंग्स उनको करवा रहे हैं, उनके साथ कितना लॉजिकली क्रिएटिव मशावरत में उनको कितना इंगेज कर रहे हैं ताकि वो बच्चे खुद मशावरत में शामिल होकर अपने माइंड को ग्रूम करें। तो ना मशावरत में किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादातर लोगों को शामिल किया जाता है, ना फैमिली लेवल पर ही मशावरत में शामिल किया जाता है। तो इससे बॉडी का जो पार्ट, माइंड का जो पार्ट है वो मिस हो जाता है। और फिर जज्बात के हवाले से ऑर्गेनाइजेशन में ख्याल नहीं रखा जाता। इस तरह फैमिली लेवल पे भी जज्बात को कुचल दिया जाता है, रिस्पेक्ट को। बैठे बैठे फैमिली में बैठे बैठे बड़े सारे लोग बैठे हैं तो उसके सामने बच्चे की इंसल्ट की जाती है, एक एक कीड़ा निकाल कर सामने दिखाया जाता है, ये खामी है। तो ये उस बच्चे की तौहीन है। हमें कॉन्फिडेंस दबा हो जाता है। हाँ, कॉन्फिडेंस दबा हो जाता है। और उस शख्स को बजाय ये कि लोगों के सामने अप्रिशिएट करें ऑर्गेनाइजेशन फैमिली लेवल पर, और बल्कि उसके जो कीड़े, उसकी जो खामियां हैं वो लोगों के सामने की जाती। तो फिर हम कहें कि स्टूडेंट्स हमारे साथ, बच्चे हमारे साथ वफ़ादार रहें, एम्प्लॉइज़ हमारे साथ वफ़ादार रहें, कैसे वफ़ादार रह सकते हैं? और सबसे बढ़कर जिस तरह हमने देखा कि ये 3-4 मॉडल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में। एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर पे भी करती है, जज्बात का ख्याल भी रखती है, और क्रिएटिविटी और माइंड का इन्वॉल्व, वो आरा मशावरत में भी इन्वॉल्व रखती है, मगर वो फोर्थ जो पोर्शन है उसको मिस करती है। अपने एम्प्लॉइज़ को प्रॉपर पे करने के बावजूद, इज़्ज़त देने के बावजूद, उनके आइडियाज़ को सुनने के बावजूद उनको करप्ट कामों में, उनको गलत कामों में, अनएथिकल इल्लीगल कामों उनसे करवाने के हवाले से कहा जाता है। तो हमने जो माइंड को, मतलब यहाँ पे फिर एक थिंग के तौर पर ही एक मॉडल को लेकर आ रहे हैं। इंसान के अंदर एक सोल भी है, रूह है, स्पिरिट है, जो आगे बढ़ना चाहती है, जो कंट्रीब्यूशन चाहती है, जो ग्रेटनेस तक जाना चाहती है। तो हमने उसको ज़िबा कर दिया है।